तो बच्चों, पर्वत प्रदेश में पावस का दूसरा पाठ शुरू करते हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब इस कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत जी कह रहे हैं कि गिरिवर के उर से उठ उठकर, गिरिवर मतलब पर्वतों के ऊपर, कवि कहना चाह रहे हैं कि पर्वतों के ऊपर जो लंबे लंबे बड़े बड़े वृक्ष हैं, ठीक है, उन वृक्षों के ऊपर, पर्वतों के ऊपर बहुत सारे, पहाड़ों के ऊपर बहुत सारे वृक्ष उगे हुए हैं। और उन वृक्षों के मन में बहुत सारी अभिलाषाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं। उच्च आकांक्षाओं से तरवर मतलब बहुत सारी आकांक्षाएं उन पेड़ों के अंदर छिपी हुई है। तरवर मतलब पेड़। उन पेड़ों के अंदर बहुत सारी इच्छाएं दबी हुई हैं और वे एकदम झांक रहे हैं नीरव नभ पर। वो एकदम शांत से आकाश को देख रहे हैं। वो एकदम शांत से आकाश को देख रहे हैं बिना पलक झपकाए। कैसे देख रहे हैं? अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, मतलब बिना पलक, अनिमेष मतलब बिना पलक झपकाए, अटल और कुछ चिंता में डूबे हुए आकाश को देख रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वे शायद आकाश के कुछ रहस्यों को जानना चाहते हैं। तो कवि कहना चाहते हैं कि सिंपल भाषा में कि पहाड़ों के ऊपर जो वृक्ष हैं, जो बड़े बड़े लंबे लंबे वृक्ष हैं, वो एकदम शांत से आकाश की ओर देख रहे हैं। शांत आकाश में एकदम बिना पलक झपकाए आकाश की ओर देख रहे हैं। वो मान रहे हैं कि हम कब इस आकाश को छू सकेंगे। उनके मन में कितनी सारी आकांक्षाएं हैं, उनकी इच्छाओं को, वो अपने मन की इच्छाओं को छिपा के रखे हैं और बिना किसी पलक को झपकाए, अटल मतलब एकदम कॉन्सेंट्रेटली, वो अटल हो करके वो आकाश की ओर बिना पलक झपकाए कुछ चिंता में सोच रहे हैं कि मानो ऐसा लग रहा है कि वो आकाश को छूना चाहते हैं, आकाश के रहस्यों को जानना चाहते हैं। तीसरे काव्यांश की ओर बढ़ते हैं। उड़ गया अचानक लोभूधर, फड़का आपार पारद के पर, रवशेष रह गए निर्झर है, टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में सभ्यशाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर था, इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि अचानक पूरे पर्वत के पंख लग गए हों। ठीक है, वो पूरी तरह सफ़ेद और एकदम चमकीले पंख लगे हुए हैं और वो अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए आकाश में उड़ गए हैं। केवल यहाँ पे झरनों की आवाज़ सुनाई दे रहा है। रवशेष रह गए निर्झर मतलब जो पर्वत है, मानो अचानक पर्वतों के पंख आ गए हैं और वे बादलों में आकाश की ओर उड़ गए हैं। कौन? पर्वत। और क्या रह गए? केवल झरने रह गए हैं। केवल झरनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो इसके पश्चात क्या हुआ? बादलों में इतनी तेज वर्षा हुई कि आकाश पर, जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा है, ठीक, टूट पड़ा भू पर अंबर। आकाश जो है वो धरती पर टूट पड़ा है और अपनी वर्षा रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण कर रहा है। ये सब देखते हुए विशाल के विशाल वृक्ष बादलों के झुंड में ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे भयभीत होकर धरती में धंस गए हो। तालाब के जल से इस तरह धुआं उठने लगा मानो उसमें आग लग गई हो। से ये सारे कवि की मानवीयता, मतलब कवि का मानना है, कवि ने इन सब चीज़ों को प्रकृति में मानवीय गुण डाल दिए हैं। ये कह रहे हैं कि वर्षा के देवता इंद्र भगवान जो है वो अपने बादल रूपी यान में घूम घूम कर, यूं जलद यान में विचर विचर, वो अपने बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपना जादू ही दिखा रहे हैं। क्या जादू दिखा रहे हैं? कभी पर्वतों के ऊपर बारिश करा रहे हैं, कभी सूरज को निकाल रहे हैं, कभी बहुत जोर से बारिश होती है, कभी बादल उड़ जाते हैं। ये सारे ही इंद्र के ही जादूगरी थी, जिसके कारण पर्वतों पर क्षण क्षण में विचित्र अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहे थे। तो बच्चों, पर्वत प्रदेश में पावस कविता यहीं पे समाप्त होती है। आपको कविता कैसे लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।